बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ आर कैफ फॉर बिजनेस लॉ। चैप्टर नंबर 2 से हम बात स्टार्ट की थी कल ऑफ़र एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन की, जो हमारी लास्ट क्लास थी। एंड लास्ट क्लास में एक होमवर्क देकर गया था, सबने कर लिया? सबने कर लिया जी? होमवर्क था एक, हमने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी, अदना सी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके अंदर हमने ऑफ़र स्टार्ट की थी और ऑफ़र के बाद मैंने कहा था कि एक फरमाइश आई थी इसी क्लास से कि आप हर क्लास के बाद क्या वो देंगे होमवर्क्स वगैरह। तो मैंने कहा बिल्कुल होमवर्क दे दूँगा। और वो बस एक 5 MCQ और एक छोटे से क्वेश्चन में मुश्तमिल जो है होमवर्क दिया था, कर लिया। डिस्कस कर ले होमवर्क को पहले, ठीक है। हर क्लास तरतीब यही रहेगी इंशाल्लाह कि पहले पिछली क्लास का होमवर्क डिस्कस होगा, फिर हम इंशाल्लाह अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। चलो जी, बात स्टार्ट करते हैं आगे जी। ब्लड लग रहा है शायद, क्या सीन है? अब आ रहा है? अच्छा अच्छा, लाइट, अभी लाइट बंद हो जाएगी, सही हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ। स्क्रीन ही चेंज हो गई। ठीक है, अब ठीक है, स्क्रीन आ रही है। स्टार्ट करें क्लास को। चलो अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। अब तुम लोग ने मुझे बताना है कि अगर तुम लोगों को किसी MCQs में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको हाथ कर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले MCQs हमारे पास आ रहा है, इफ जैन ऑफर्स ₹5,000 टू हमजा टू क्लीन हिज कार एंड हमजा स्टार्ट क्लीनिंग हिज कार। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसने एक्सप्रेसिवली तो नहीं कहा कि हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी साफ कर दूंगा। इम्प्लाइडली उसने एक्सेप्ट कर लिया और क्लीन करना शुरू कर दी। विच आर द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन इन एन अग्रीमेंट? हीरा ने डोनेट किए 5,000 लोकल चैरिटी को। साद ने ऑफर की कि अपनी बाइक सेल करेगा फरहा को, और फरहा ने एक्सेप्ट कर ली। अली ने प्रॉमिस किया कि अपने दोस्त बिलाल का घर पेंट करेगा, और बिलाल ने प्रॉमिस किया कि मैं 20,000 रुपये तुम्हें दूंगा। पैसेंजर ग्रीन लाइन पे बैठ गया और उसने ये इम्प्लाई कर लिया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया ट्रांसपोर्टेशन की ऑफर। सी क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन फॉर ईच अदर है, वन साइड कंसिडरेशन की बात नहीं हुई थी, ठीक है। अगर मैं एक सर्विस दे रहा हूँ तो सामने से मुझे भी कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। चलो जी, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर? सलमान ने ऑफर की अपनी गाड़ी बेचेगा अहमद को 8 लाख रुपए की, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसने जो है ना ये एग्रीमेंट किया, ओके। फिर फातिमा ने एक साइन लगा दिया बेकरी के बाहर, फ्रेश ब्रेड अवेलेबल। वेटर ने कहा साथ को कि वो तुम्हारा जो है वो मेन्यू में से ऑर्डर करना चाहता है। एक पर्सन जो है वो टैक्सी में कुछ ने हाथ लाया और जो है अंदर जाके बैठ गया कुछ कहे बगैर। तो मुझे बताओ इम्प्लाइड ऑफर किस चीज़ की है, कौन सी? हाँ, डी, पक्की बात है, सही है। ये द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन ऑफर? अ प्रॉमिस मेड बाय वन पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। when one person signifies to the another their willingness to do or abstain from doing something to obtain assent of other person। ये सही लग रही है, पक्की बात है, ये वाला सही है 4। चलो 5 पे आ जाओ। विच द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ वैलिड अग्रीमेंट? प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन, प्रॉमिस कंबाइंड विद कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ पार्टीज, प्रॉमिस विद कंडीशन नॉट डिस्कस्ड, इम्प्लाइड ऑफर एंड अ रिजेक्टेड एक्सेप्टेंस। बी बिल्कुल ठीक है। चलो अब हम ऑफिशियली अपना पहला सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था। और मैंने ये बात कही थी कि होमवर्क के सवालात करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना होमवर्क के ना इवन बिजनेस लॉ का कोई भी सवाल अटेंड करना इतना मुश्किल नहीं है। बेसिक से चलेंगे, छोटे छोटे सवाल दूंगा, इसको लिखोगे तो आदत डेवलप होगी। भाईजान रजिस्टर, ठीक है, लिखना होता है। नींद में तुमसे ज़्यादा मैं था, लेकिन एक्टिव अब मैं ज़्यादा हूँ, ठीक है। तो अब बिल्कुल हम सवाल डिस्कस कर लेते हैं, और इस सवाल का जवाब तुम लोगों को इंशाल्लाह आता होगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और जैसे इससे पहले माजी में इंटर मैट्रिक में आंसर ड्राफ्ट करते थे, लिखते थे, तो वैसे ही ये वाला आंसर भी लिखना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सारा बोर्ड अ बस फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। सारा बाजी एक बस पे चढ़ गई लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए, बट शी डज नॉट स्पीक टू द ड्राइवर, और ड्राइवर से कोई बात ही नहीं करी। और उसने एक टिकट भी खरीद लिया, पहले रखा हुआ था टिकट खरीद के। जैसे ही इस्लामाबाद को उतरी, ड्राइवर ने बोला बाजी पैसे, कंडक्टर ने बोला बाजी पैसे। तो उसने बोला कि कौन से पैसे? क्या तुमने कोई ऑफ़र की थी? क्या मैंने कोई एक्सेप्टेंस दी थी एक्सप्रेसिवली? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो कौन से पैसे? तो मुझे बताओ कि सारा को क्या पैसे देने चाहिए फेयर के? क्यों? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, तो इसका जवाब क्या होगा? अब मुझे बताओ, अगर मैं लिख के बताऊँ अपनी टूटी फूटी ज़बान में अंग्रेज़ी में लिखूँ, सारा विल बी ऑब्लाइज्ड टू पे द फ़ी
बिकॉज बाय बोर्डिंग ऑन द बस शी इम्प्लाइडली एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द बस टू अवेल द सर्विस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। मैंने इस तरह से आपको भी बैठे बैठे आंसर बना दिया। इसने कुछ और लिखा होगा, इसने कुछ और लिखा होगा, उन्होंने कुछ और लिखा होगा, सबका आंसर सेम होगा एज लॉन्ग एज आपने अपनी बात कन्वे कर दी। पक्की बात है, ठीक है, ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सीधा सीधा आंसर देना है। अब मैं तुम लोगों को इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। देखो, यस सार इज ऑब्लिगेटेड टू पे द फेयर, ये किसकी एग्जांपल है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की। बस पे बोर्ड करने से, ट्रांसपोर्ट सर्विस यूटिलाइज करने से उसने क्या कर लिया है? ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। किस चीज़ की? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की। भले उसने कुछ ना कहा हो, लेकिन ये उसके कंडक्ट से इम्प्लाइड था। क्या बात समझ आ रही है? कोई मुश्किल चीज़, कोई परेशानी? चलो लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात स्टार्ट की ऑफर से, और ऑफर में हमने ये कहा कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू ऑब्टेन हिज एसेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये मैं डेफिनेशन थोड़ा तोड़ दिया, आगे पीछे कर दिया, लेकिन मतलब आई होप कि तुम लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि जब एक बंदा दूसरे को क्या करे, इस नीयत से कुछ ऑफ़र करे कि उसकी रजामंदी हासिल कर सके, तो ये कहा जाएगा कि माना कि पहले ने दूसरे बंदे को क्या की? ऑफ़र की। फिर हमने अगली बात पढ़ी थी एक्सेप्टेंस की। अच्छा, ऑफ़र के अंदर भी हमने टू डू और नॉट टू डू की एग्जांपल पढ़ी थी। टू डू कि अगर तुम मैट्रिक में ए ग्रेड लाओगे तो मैं तुम्हें एक बाइक दिलाऊंगा, अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जो है ना एक गाड़ी दिलाऊंगा। टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। पक्की बात है? चलो जी, फिर हमने टू डू और नॉट टू डू की अच्छी सी एग्जांपल्स स्टडी कर ली थी। फिर एक्सेप्टेंस में हमने क्या बात की? एक्सेप्टेंस बहुत सारी सी बात थी कि एक बंदा जब दूसरे बंदे को ऑफर कर रहा है और दूसरे बंदे ने एज इट इज़ उसकी बात सारी उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान ली, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसकी ऑफ़र को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा था कि मैं अपना इन्फिनिक्स नोट 40 बेचूंगा आपको 20,000 रुपये में, क्या आपको मंजूर है? उसने कहा कि हाँ मुझे मंजूर है, यानी कि उसने मेरा इन्फिनिक्स नोट 40, ये जो प्रोटेक्टर मेरा थोड़ा चिटका हुआ है, इसी चिटके हुए प्रोटेक्टर के साथ इसी रफ कंडीशन में, मतलब मिंट कंडीशन में, और उसने 20,000 रुपये में लेने का मुझसे वादा कर लिया, तो यानी कि उसने एज इट इज़ मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो कहती कि नहीं आपका प्रोटेक्टर टूटा हुआ है, प्रोटेक्टर चेंज करा के दो, यानी कि उसने एक कंडीशन लगा दी, तो मेरी ओरिजिनल ऑफर फारे हो गई। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफरर, यानी कि जो ओरिजिनल ऑफर थी, यानी कि जो पहली ऑफर थी उसके तहत उस हिसाब से एज इट इज़ हालत में, एज इट इज़ पैसों में लेना। नो बार्गेनिंग, नो निगोशिएशन, ठीक है। जब दूसरा बंदा सिग्निफाई कर दे अपना एसेंट उसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस कहते हैं। चलो जी, अब इसकी हमने एग्जाम्पल भी पढ़ ली थी, वैसे पढ़ ली थी ना, पक्की बात है। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी, अदिल पेपर ने बड़ी बात की थी। तो इससे हमने पहला फार्मूला जनरेट किया था। कौन सा? ये फार्मूला कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, याद नहीं करना, सही है, लेकिन समझने के लिए कि एक जी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया हमारा? प्रोपोजल बन गया, ठीक है। और प्रोपोजल के अंदर सॉरी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हमारा क्या हो गया? प्रॉमिस बन गया, ठीक है। और जब हमने प्रपोजल दिया, जब हमने एक प्रपोजल दिया और वो सामने से एक्सेप्ट हो गया, तो फिर ये क्या हो गया? प्रॉमिस बन गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद जो बंदा ओरिजिनल था, ऑफरर था, वो क्या कहलाएगा? ऑफ प्रॉमिसर। और जिस बंदे को ऑफ़र की जा रही थी वो कौन था? कौन? ऑफरी। बन कौन गया? प्रॉमिसी बन गया, ठीक है। और फिर हमने कहा कि ऑफ़र को प्रॉमिसर भी कहते हैं और ऑफरी को प्रॉमिसी भी कहते हैं। और जो एक्सेप्टेंस है वो या तो एक्सप्रेसिवली होगी या तो इम्प्लाइडली होगी, और इम्प्लाइड के ऊपर मैंने आपको एक सवाल करने को दे दिया था, और इसके ऊपर भी हमने मिसालों की काफ़ी बात की थी। फिर हमने बात की थी अग्रीमेंट पे, जो हमारी उस क्लास की बिल्कुल एक आखिरी बात थी। अग्रीमेंट क्या था? एक ऐसा प्रॉमिस, शाबाश, जिसमें कंसीडरेशन आ जाए, उसको क्या कहेंगे? अग्रीमेंट। यानी कि अगर किसी चीज़ में कंसीडरेशन नहीं है तो क्या वो अग्रीमेंट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई ना कोई कंसीडरेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई लेन देन लाजमी होनी चाहिए है। फिर हमने एक और फार्मूला बनाया कि अगर हम प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन ऐड कर दें, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो हमने एमसीक्यूज़ पे टेस्ट किया था, इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया। चलो, मैंने भाई से एग्रीमेंट किया, क्या नाम था? इमाद नाम था ना, इमाद। मैंने इमाद से एग्रीमेंट किया कि ए इमाद, मैं तुम्हें जो है वो अपना जो है 20,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन बेचूंगा। मैंने इसको सिर्फ ये एग्रीमेंट कर लिया और डन हो गया। अब हुकूमत ने मेरी मोबाइल फ़ोन की सेलिंग पे पाबंदी लगा दी कि कोई बाहर मुल्क की मोबाइल फ़ोन आप इसको नहीं बेच सकते। मैंने बोला तो मैं आईफ़ोन बेचूंगा। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि सारे आईफोन पे मुल्क में पाबंदी है, और आज के बाद से सारे मोबाइल जो ट्रेड होंगे वो सिर्फ पाकिस्तानी होंगे। अब मुझे बताओ, क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, लॉ में इन्फोर्सेबल है नहीं। अगर मैंने इसको वादा किया और मैं अपने वादे से मुकर जाऊँ, या मैं इससे पैसे लूँ और मैं पैसे लेके भाग जाऊँ, तो कल को ये जाएगा अदालत में। अदालत में जाके बोलेगा हुदैत भाई ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपना जो है ना वो बाहर मुल्क की आईफोन बेचेंगे, लेकिन हुदैत भाई ने आईफोन नहीं बेचा।
तो मुझे कोर्ट पकड़ सकता है या नहीं? नहीं पकड़ सकता। क्यों? कोर्ट पता है क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट ला के दिखाओ। कोर्ट एग्रीमेंट को नहीं मानता, यानी कि कानून एग्रीमेंट को नहीं मानता। वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भाई अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मुझे ला के दिखा दो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, कानून की नज़र में आप उसको जाके प्रूफ नहीं कर सकते। कल को अगर आपके साथ कोई भी मिसहैप हो गया तो अब मैंने क्या सीखा, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। प्रॉमिस में अगर मैं कंसिडरेशन प्लस कर दूंगा क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। और ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कहलाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी आ रही है अगली स्लाइड। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लास्ट क्लास में मुझे किसी ने सवाल किया कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है, तो अब इसका डिटेल जवाब यहाँ पे आपको मिल गया होगा। क्या? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसी के लिए एक लाइन लिखवा रहा हूँ, लिख लो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना, अगर वो लीगल है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो। नहीं, लीगल हो, एज लॉन्ग एज लीगल हो। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है वो मैं इससे अगली स्लाइड में पढ़ाने जा रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, ये तो मैंने ज़बानी कलाम में बताया था, लिख लें भाई। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखवाया मैंने बात? हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मैंने माँ से जो है वादा किया कि मैं तुम्हें जो है ना वो ब्लैक वाइन की 4 बोतलें बेचूंगा। ये क्या है? ये एग्रीमेंट है। मैंने बोल दिया भाई मैं तुम्हें ब्लैक वाइन की 4 बोतलें 1 लाख रुपए में बेचूंगा। ये क्या है? एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बात समझ आती है? तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बात समझ आती है? तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी शामिल हो जाए वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। मैं आगे बढ़ जाऊँ, इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है? अब वही वाली बात जो मैंने लिखवाई है वो यहाँ पे हमारे पास माइंड मैप्स में सामने आ रही है कि नॉट एवरी एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट क्या होती है? एग्रीमेंट आपकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है। ओके, अगली बार इसमें आ रही है कि सोशल, मोरल, रिलीजियस एग्रीमेंट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। मैंने इमाद को कहा, इमाद आज रात को तुम मेरे घर पे खाना खाओ, मैं तुम्हें ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव खिलाऊंगा। और मेरे घर पे आया तो मैंने बोला कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने उसको खाना नहीं खिलाया। इमाद भाई चले गए कोर्ट में। मैं हुदैत भाई ने मुझे कहा था कि मुझे वो खाना खिलाएंगे अपने घर पे, हुदैत भाई ने दावत से इनकार कर दिया। अब क्या कोर्ट मुझे पकड़ सकता है? नहीं। क्यों? एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो भी बात ठीक है। लेकिन जो बात समझाने वाली चीज़ है कि सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मैं अपनी मस्जिद में गया, इमाम साहब से मुलाकात करना है। इमाम साहब ने बोला हाँ भाई कल जुम्मे की नमाज़ में आ रहे हो ना? इंशाल्लाह इमाम साहब डन है, आपके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। मैंने इमाम साहब के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी। इमाम साहब चले गए कोर्ट में। उदैद ने मुझसे वादा किया था मेरे पीछे नमाज़ पढ़ेगा, इसने पढ़ी नहीं, ये भाग गया। क्या मुझे कोर्ट पकड़ सकता है? क्या मैं लायबल हूँगा कुछ भी पे करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि रिलीजियस एग्रीमेंट है। सोशल, मोरल, रिलीजियस एग्रीमेंट क्या होता है? क्रिएट नहीं करते क्या? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। मैं क्या बताता हूँ। मैंने अपनी बेगम को कहा कि इस वीकेंड पे हम जाएंगे अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ठीक है? मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, हाईवे पे कबाबजीज खाएंगे। अब मैं लेके नहीं गया, मेरी बेगम ने मुझ पर क्या कर दिया? केस कर दिया। क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? वजह सारी ये है कि भले वो इमाम साहब वाला एग्रीमेंट हो, भले वो मेरी बेगम वाला हिसाब किताब हो, भले वो इमाद और मेरा खाने का अरेंजमेंट हो, इसके पीछे हमारी नीयत नहीं थी कि अगर ये कल को कैंसिल हो जाए तो मैं इनको कोर्ट में ले जाऊँगा। ऐसे दोस्तों को कितने प्लान बनते हैं, हाँ भाई हफ्ते के एंड पे चाय पे बैठना है, हाँ चलो बैठना है, डन है डन है डन है, ऑन है। आखिरी में क्या हुआ? यार मेरा ऑफ है, ऑफ ऑफ ऑफ, सारे में से आगे भाई प्लान क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या जिस बंदे ने सारा प्लान का इनेकाद किया था उसकी क्या ये नीयत थी प्लान बनाते वक्त कि अगर मेरे दोस्त कैंसिल कर देंगे इस प्लान को तो मैं इनको कोर्ट में लेके जाऊँगा? क्या ऐसी कोई इंटेंशन थी? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी इंटेंशन नहीं थी तो ये लीगली ऑब्लिगेशन भी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दोबारा पढ़ लो, सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं होती इन्फोर्सेबल करने की उसको लॉ के अंदर। बात समझ आ रही है? चलो जी,
कमर्शियल और बिजनेस अरेंजमेंट यूजुअली डू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यानी कि अहमद का एक बिज़नेस था, मेरा एक बिज़नेस था। अहमद का बिज़नेस था जनाब प्रिंटिंग मशीन का, प्रिंटिंग मशीन से जो रखते थे और सिर्फ फोटोकॉपी निकालते थे। मेरा बिज़नेस था कागज़ प्रोवाइड करने का। अहमद ने कहा कि मेरे पास कल एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है प्रिंट का, हुदैत भाई टाइम पे पहुंचा देना। मैंने इनसे सब कुछ एग्री किया और इनको माल नहीं पहुंचाया, तो क्या मैं लायबल हूँ कुछ पे करने के लिए? हाँ, क्योंकि ये बिज़नेस अरेंजमेंट था। अगर इमाद भाई ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता तो मैं बिल्कुल लायबल होता। अच्छा, इनका एक सवाल था कि ये सोशल, मोरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन में अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो फिर क्या पकड़ाई होती है? बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा कि हाँ ठीक है, मैं अपनी बेगम को इस वीकेंड पे कबाब जीस में जाके खाना खिलाऊंगा, हाँ ठीक है इस वीकेंड पे मैं इमाद को लाल किला में अच्छा खाना खिलाऊंगा। तो अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता तो फिर मैं लायबल होता, मैं ज़िम्मेदार होता। क्या ये बात समझ आ रही है? इन्फोर्सिबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट समझ आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं इसकी अच्छे से। कहता है कि अली ने एग्री किया टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर 5 लाख। अली ने अहमद को कहा, अहमद भाई मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा। एंड बोथ साइन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। इफ़ अली डज नॉट डिलीवर द कार आफ्टर रिसीविंग पेमेंट, अहमद कैन टेक लीगल एक्शन एंड इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट आइदर द कार और कंपनसेशन बिकॉज देयर एग्रीमेंट क्रिएटेड लीगल ऑब्लिगेशन। क्योंकि अब उस एग्रीमेंट से एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था? एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। क्या ये बात समझ आती है? चलो, हाउएवर इफ़ अली प्रॉमिस्ड हिज फ्रेंड जैन टू टेक हिम ऑन अ रोड ट्रिप बट लेटर कैंसिल, जैन कैन नॉट सू अली। सू मतलब केस कर देना, ठीक है। सू मतलब क्या होता है? केस कर देना। जैन सू नहीं करता अली को बिकॉज दिस इज़ अ सोशल अरेंजमेंट एंड नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। अब इस पे अगर इन्फोर्सिबिलिटी पे एक सवाल आएगा तो क्या वो अटेम्प्ट कर सकते हो? अगर उसने एक केस बनाकर दे दिया कि 2 दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम जो है, या 4 दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम नारान, कागान, हुंजा और स्कर्दू जाएंगे, ठीक है। आखिरी में आके एक ने प्लान कैंसिल कर दिया, तो बताओ वो 3 क्या उसको सू कर सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? नो, ठीक है, उसको सू नहीं कर सकते, वो लीगली कुछ भी पे करने के लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा सोशल अग्रीमेंट है, सोशल अरेंजमेंट है, एंड इट डज़ नॉट क्रिएट्स एनी लीगल ऑब्लिगेशन। क्या बात समझ आती है? क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात है जी? हाँ, तो वर्बल में गवाह होते हैं। अगर वो गवाह हुए और उसने कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूफ कर लिया कि हाँ मेरा एग्रीमेंट हुआ था और ये गवाह वहाँ मौजूद थे, तो फिर वो उसको सू कर सकता है। तो वो तो बंदा मुकर जाए आगे जाके, ठीक है। चलो जी, टाइप्स ऑफ ऑफ़र। अब हमारी ऑफ़र की ही डिस्कशन चल रही है और ऑफ़र के ऊपर हम मज़ीद बात करने जा रहे हैं कि कितनी तरह की ऑफ़र हो सकती हैं। अच्छा, मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन वालों में से किसको कोई सवाल आया या नहीं आया। अच्छा जी, सादिया निसार मूसा, वॉइस लैग हो रहा है। क्या आवाज़ क्लियर है या लैग हो रहा है अभी भी? बता दो ऑनलाइन वाले हज़रात। लैग यूजुअली वैसे इंटरनेट की वजह से होता है। अभी क्लियर है? चलो ग्रेट। चलो जी, टाइप्स ऑफ ऑफ़र की बात करते हैं कि ऑफ़र कितनी तरह की होती है। तो हमारी किताब में 3 तरह की ऑफ़र का जिक्र है। एक है स्पेसिफिक ऑफ़र, एक है जनरल ऑफ़र और एक है काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र के ऊपर हमने कल थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं अपना मोबाइल 20,000 का बेचूंगा तो वहाँ से आवाज़ आई कि अगर मैं 10,000 के लेने की बात करूँ तो ये क्या थी? काउंटर ऑफ़र थी। डिटेल में बात करेंगे। स्पेसिफिक ऑफ़र, मैंने इमाद को कहा हाँ भाई चल रहे हो कल मैच है, वहाँ से आवाज़ आई हाँ हाँ चल रहा हूँ। मैं क्या कहूँगा? मतलब भाई इमाद को ऑफ़र की थी, नाइट मैच खेलने जाएंगे, ग्राउंड बुक कराया है, इमाद को ही ऑफ़र की थी ना, स्पेसिफिकली ऑफ़र की थी इमाद को। तो क्या ये इमाद ही एक्सेप्ट कर सकते हैं या पीछे से कोई भी सुनने वाला सामीन ऑफ़र कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, कोई सामीन उसको, सामीन मतलब सुनने वाले, कोई सामीन उसको ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑफ़र इमाद को की गई है तो इमाद ही इसको एक्सेप्ट करेगा। ये कहलाती है स्पेसिफिक ऑफ़र। जनरल ऑफ़र, मैंने कहा कि इस क्लास में बैठे जितने भी लोग हैं, अगर मेरा लेक्चर नंबर 2 का होमवर्क किसी ने किया और उसमें 90% मार्क्स ले लिए, तो जिसने 90% मार्क्स लिए उसको मैं जो है वो कबाब जीस का पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। ये क्या है? जनरल ऑफ़र, ठीक है, जनरल ऑफ़र कर दी, यानी कि एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को कर दी, ठीक है। नंबर 3 काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र ऐसी ऑफ़र जो मेरे फर्स्ट ऑफ़र के अगेंस्ट आए। मैंने इमाद को कहा इमाद भाई मैं जो है वो आपको 1.5 टन का एसी बेचूंगा 1.5 लाख रुपए में, ठीक है। मेरे पास हायर का एसी है 1.5 टन का, 1.5 लाख रुपए में ख़रीदोगे, मॉडल नंबर सब स्पेसिफाई कर दिया। इमाद भाई ने बोला नहीं भाई आपका जो 1.5 टन का एसी है ना वो 1.5 लाख रुपए का नहीं है, माजरत के साथ मैं सिर्फ इसके 1,20,000 रुपये पे करने के लिए तैयार हूँ। इमाद ने क्या कर दिया? काउंटर ऑफ़र कर दिया। और याद रखिए कि काउंटर ऑफ़र से ओरिजिनल ऑफ़र क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है,
ठीक है, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ऑफ़र गई। आगे जाके हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन ऑफ ऑफर्स का कॉन्सेप्ट, कि वो कौन कौन सी सूरत हाल हैं कि जिसके अंदर मेरी ऑफ़र टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रिवोक हो जाती है। उसके अंदर हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि काउंटर ऑफ़र इज़ द मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न कि जिससे मेरी ओरिजिनल ऑफ़र क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्या ये बात समझ आती है? ओवरव्यू क्लियर है? आगे बढ़ जाएँ, चलो जी। स्पेसिफिक ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र वो ऑफ़र होती है जो कि एक सर्टेन डेफिनेट पर्सन को की जाए या क्लास ऑफ पर्सनस को की जाए, कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और पर्सनस टू हुम इट इज़ मेड। मैंने इन 3 लोगों को ऑफ़र की, तो फिर ये 3 ही लोग ऑफ़र कर सकते हैं एक्सेप्ट, और कोई ऑफ़र नहीं कर सकता। अच्छा, ये थी हमारी स्पेसिफिक ऑफ़र, जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र की एक और मिसाल भी हो सकती है। जनरल ऑफ़र की एक और मिसाल ये हो सकती है कि मैंने जो है वो अपनी दूध की दुकान के बाहर लिख के लगा दिया कि दूध 120 रुपये फ़ी लीटर, फिक्स प्राइस, नो बार्गेनिंग, ठीक है। तो ये क्या है? जनरल ऑफ़र है। आगे जाके हम एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास में कि एक चीज़ होती है ऑफ़र, एक चीज़ होती है इनविटेशन टू ऑफ़र, उसमें क्या फ़र्क है। तो उसमें मेरी दूध वाली मिसाल याद रखना। क्या बात क्लियर है? स्पेसिफिक ऑफ़र, क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ स्पेसिफिक ऑफ़र की मिसाल पढ़ने? स्पेसिफिक ऑफ़र की मिसाल, अली ऑफ़र टू सेल इस कार टू अहमद फॉर 5 लाख, ओनली अहमद कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर एज इट इज़ मेड स्पेसिफिक टू हिम। जैसे मैंने इमाद को कहा कि भाई मैंने ग्राउंड बुक करा है, कल नाइट मैच खेलने चलना है, तो मैंने क्या इमाद को ऑफ़र की, तो इमाद भाई ही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे, अ कंपनी ऑफर अ जॉब टू फातिमा विद अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ, तो फातिमा ही ऑफर एक्सेप्ट कर सकती है, फातिमा की जगह उसकी दोस्त जो है ना वो सना एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या है बात क्लियर है? पक्की बात है? किसी को भी मसला परेशानी? ऑनलाइन वाले हजरात आप में से किसी की कोई रिजर्वेशन है इस केस के अंदर तो मुझे ज़रा बता दें। फ़ैन ऑन कर लें, यहाँ से खोलेगा ना, कहाँ से? पीछे से खोल लो, पीछे से जाके खोल लो, कोई मसला नहीं है। AC खुल सकता है, उसको जाके बोलो ब्रेकर ऊपर कर देगा, मसला नहीं है, बल्कि मैं कॉल कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ, तुम पंखा खोल दो। शायद भाई AC चला दें, कमरे का AC नहीं चला हुआ जी। क्या हुआ? पता नहीं चल रहा। हाँ, ये वाला नहीं चलता, ये वाला। चलें भाई, बढ़ जाए आगे। जनरल ऑफ़र, जनरल ऑफ़र एक ऐसी ऑफ़र कहलाई जाती है जो पब्लिक एट लार्ज को की जाए। जैसे कि इम्तियाज़ ने अपने स्टोर के बाहर लिख के लगा दिया, तो मैं अगर याद होगा कि आज गुलशन में रहते हो ना, तो आज से कोई 4 साल पहले की बात होगी, 5 साल पहले की बात होगी कि अल्लामा इकबाल का एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था दोबारा। कौन सा? वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। वो क्यों मशहूर हुआ था? क्योंकि इम्तियाज़ ने जो है ना वो मेकअप पे सेल लगा दी थी, और जो इम्तियाज़ ने मेकअप पे सेल लगाई थी, गुलशन का जो इम्तियाज़ था, उस वजह से पूरा राशिद मिनास रोड, ठीक है, और मस्कन और जो गिरदो नवा के इलाके हैं आपका पीछे लकी वन तक, और ये क्या कौन सा जो रोड था जो ब्लॉक नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि इम्तियाज़ ने मेकअप पे लगा दिया था कोई 20-30% डिस्काउंट। तो सारी कराची की औरतें कहाँ चली गई थी? इम्तियाज़ चली गई थी मेकअप खरीदने के लिए। हाँ हाँ, अभी अभी उस पर भी आते हैं, ड्रीम बाज़ार पे भी आते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये तो हमारी पुरानी बात हो गई, 4 साल पहले वाली। मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया था। अल्लामा इकबाल कहता ना वैसे, माइट भी, ठीक है, किसी का तो होगा, 4 साल पुरानी बात है। अच्छा, फिर अभी कुछ टाइम पहले जो है वो एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई जुनैद अकरम की। जुनैद अकरम आया, हाँ भाई खिल्ली वल्ली ड्रीम बाज़ार में मैं आ गया हूँ, 50 रुपये में मिल रही है शर्ट, 50 रुपये में पैंट, और 150 रुपये में देखो बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है। वही उसने फुल पब्लिसिटी करी। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ? ड्रीम बाज़ार का प्रोग्राम फारिग हो गया, ठीक है। तो ड्रीम बाज़ार ने क्या सेल लगाई हुई थी? 150 रुपये में कपड़े, 150 रुपये में कपड़े। ये जी क्या थी? जनरल ऑफ़र थी, उसकी कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं थी कि ये फ्रॉक 150 रुपये की है, ये पैंट 50 रुपये की है, ये चीज़ 70 रुपये की है, ये चीज़ 80 रुपये की है। तो क्या किया लोगों ने? लूटना शुरू कर दिया। और फ़ख्र से इनते शर्म नहीं आती कि बाहर आके बोलते भाई तेरे भाई ने माल लूटा है, तेरे भाई ने माल लूटा। भाई बड़ा फ़ख्र का काम किया यार आपने, माल लूट के, माशाल्लाह से हैं। तो ये क्या थी? जनरल ऑफ़र, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि हमारी
और देखो ये जनरल ऑफ़र ही तो है कि मैं ये 150 रुपये की फ़्रॉक बेच रहा हूँ, जिस किसी ने ख़रीदनी है ड्रीम बाज़ार आके 150 रुपये में फ़्रॉक ख़रीद ले। ये क्या है? जनरल ऑफ़र। यानी कि इस शराइत पे जो इस शराइत पे पूरा उतरा वो क्या करेगा, वो जनरल ऑफ़र को एक्सेप्ट करके अपनी एक्सेप्टेंस शो कर सकता है। यानी कि मैंने एक फ़्रॉक उठाई, मैंने जो है वो एक शर्ट उठाई, मैंने एक जीन्स उठाई और जाके काउंटर पे 450 रुपये की पेमेंट कर दी, जो उसकी पेमेंट बनती थी। तो मैंने क्या की, उसकी जनरल ऑफ़र को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या बात समझ आती है? आगे बढ़ जाएं। तो जनरल ऑफ़र क्या है? जो वर्ल्ड को या पब्लिक एट लार्ज को की जाए, पूरी दुनिया को की जाए, जो भी आना चाहता है इस टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करे और आके ऑफ़र को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। चलो जी, A store advertise a 20% discount to anyone who shop during the weekend. Anyone who can accept this offer by making a purchase during the weekend. अच्छा, मैं अभी कुछ टाइम पहले गया सर अहमद के साथ रोसाटी। हम रोसाटी बैठे थे तो मैंने कार्ड निकाला, अपना सिल्वर कार्ड था मीज़ान का, वो पेमेंट करने लगा। यार रोसाटी भी गए थे, पता नहीं, हाँ वहाँ गए थे बारहवीं गुड नाइट क्लिफ्टन वाले। तो लंच था, लंच किया, मैंने सिल्वर कार्ड निकाला मीज़ान का पेमेंट देने के लिए। तो उसने कहा कि सर आपके पास क्या ब्लैक वाला कार्ड है? ब्लैक वाले कार्ड पे ज़्यादा डिस्काउंट है। तो उसने मुझे क्या कही, ऑफ़र की कि आपका ये कार्ड तो छोड़ो, मैं आपको एक और ऑफ़र देता हूँ कि मेरे पास ब्लैक वाले कार्ड पे ज़्यादा डिस्काउंट है। अगर मैं ब्लैक वाला कार्ड दे देता निकाल के तो क्या थी, एक्सेप्टेंस थी। ऑफ़र स्पेसिफिक की जाती है, स्पेसिफिक बंदे को स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए। दोबारा समझाऊँ, नहीं समझ आया ऑफ़र? तो वो ऑफ़र थी, मैंने कहा नहीं मेरे पास सिल्वर ही है, तो ये क्या हो गई, रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र हो गई। मैं बार बार मिसाल देके ना ऑफ़र पे आ रहा हूँ जान जान के, ताकि जब तुम्हें क्लास ऑफ ऑफ़र पढ़ाऊँ और ऑफ़र की मज़ीद किस्में पढ़ाऊँ तो ओरिजिनल ऑफ़र तुम्हें क्लियर होने चाहिए हर तरह से। डिस्काउंट जनरल था, वो मैंने अवेल किया। अगर उस सिल्वर कार्ड पे कोई 10% डिस्काउंट था तो मैंने जनरल ऑफ़र एक्सेप्ट करी और डिस्काउंट अवेल कर लिया। उससे मुझे फिर काउंटर ऑफ़र मारी कि ब्लैक वाले कार्ड पे इससे ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है। बात समझ आती है? चलो, A company announces that first 100 customer who buy a product will receive a free gift. Anyone who buy this product and is among the first 100 can accept this offer. यानी कि पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। जनरल ऑफ़र की एक और मिसाल, A restaurant advertises buy one get one free for everyone who dine in on a particular day. Any customer dining on that day can accept this offer. अब वो बीच में पता नहीं कोई मीम थी या कोई बंदा कंपटीशन जीता था, उसका नाम था अहमद, नाम था, क्या नाम था, तो एक रेस्टोरेंट ने लिख के लगा दिया था कि जिस बंदे का नाम भी अहमद है उसको हम 50% डिस्काउंट पे बर्गर देंगे। मेरे ख्याल बर्गर लैब ने लगाया था या तो बर्गर किंग ने लगाया था, वो कोई ऐसी चीज़ थी मुझे याद है। डन है, जनरल ऑफ़र क्लियर है, कोई मसला कोई परेशानी? बढ़ जाऊँ आगे, समझ आ रही हैं चीज़ें? पक्की बात है, तुम लोग लिख नहीं रहे हो, मुझे डाउट है। नहीं, ये जनरल ऑफ़र है, सबको की गई है। देखो की सबको गई है, पहले आओ पहले पाओ। यानी कि इस क्लास में 300 लोग हैं, तो मैंने क्या कि एक जनरल ऑफ़र कर दी, जो 100 पहले आएंगे उनको एडमिशन में 10% ऑफ मिलेगा। तो ऑफ़र तो पब्लिक एट लार्ज को की गई है, लेकिन फर्स्ट 100 उसकी एक और कंडीशन थी। बात नहीं, वो ऑफ़र थी, बस वो ऑफ़र थी स्पेसिफिकली, हाँ मुझे की गई थी, स्पेसिफिक ऑफ़र थी, मैंने एक जनरल ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। चलो, मैं उस पर वैसे डिस्काउंट नहीं था, बस की बात सिल्वर कार्ड में डिस्काउंट नहीं होता, तो मैं तो वैसे ही कार्ड से पेमेंट करता हूँ हर जगह, तो मैंने कार्ड से पेमेंट करने लगा। तो उस बंदे ने आके मुझे फर्स्ट टाइम एक ऑफ़र दी कि भाई साहब अगर ब्लैक वाला कार्ड है तो उस पर 20% ऑफ है। मैंने कहा नहीं है ब्लैक वाला कार्ड, यही चला लो, तो वो रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र हो गई। क्या बात क्लियर है? हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएँ। काउंटर ऑफ़र मेड बाय द अदर पार्टी इन रिस्पॉन्स टू अ प्रीवियस वन। काउंटर ऑफ़र से ओरिजिनल ऑफ़र हमारी क्या हो जाती है, कैंसिल। ये कोई चौथी दफ़ा काउंटर ऑफ़र पढ़ रहे होंगे हम, मजाक में डिस्कशन में हमने इतनी सारी बार काउंटर ऑफ़र का जिक्र इमाद भाई कर लिया था। हाजिर ना भाई, नींद तो नहीं आ रही आपको? थोड़ी सी आ रही है, कोई मसला नहीं है, मुझे भी आ रही थी लेकिन अभी नहीं आ रही। और आज जो है वो सुबह उठते ही मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि आज के बाद 8 बजे क्लास ही लगाऊंगा ठीक है, क्योंकि मुझसे खुद नहीं उठाया जा रहा था। अलार्म लगाया फजर के बाद से कोई 6:10, 6:15, 6:50, 6:55, और उसके बाद ना मैं अलार्म बंद करके हर 5 मिनट बाद जो है ना उसको स्नूज़ करके मज़ीद 5 मिनट का एक नया अलार्म सेट करता था कि अब 5 मिनट और सोता हूँ, 5 मिनट और सोता हूँ, 10 मिनट और सोता हूँ। फिर आखिरी अलार्म 7:12 का था। मतलब अब भी नहीं उठाना, मसला हो जाएगा। अभी नाश्ता भी मैं क्लास के बाद ही करूँ। चलो जी, तो काउंटर ऑफर्स क्या होती है? ओरिजिनल ऑफ़र कैंसिल हो जाती है। काउंटर ऑफ़र की एक और मिसाल,
इमाद को लगी थी बड़ी प्यास, मतलब मैं नहीं अहमद क्यों बोल रहा हूँ, इमाद को लगी थी बड़ी प्यास। मैंने कहा कि ये पागोला वाटर की आधी बोतल है, ये पागोला है तो नहीं, इसने भरा था ऊपर से, लेकिन चूंकि तुम्हें बहुत प्यास लग रही है तो एक काम करो 20 रुपये की मुझसे ख़रीद लो। मैंने क्या कही, ऑफ़र। इमाद ने बोला उदैत भाई आधा पानी है, ऊपर से पाकोला का भी नहीं, ऊपर से भरा हुआ लोकल आपने डिस्पेंसर वाला, तो मैं जो है ना इसके आपको दूंगा 15 रुपये। ये क्या है, काउंटर ऑफर। अगर मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ठीक है इमाद तुम मुझे 15 रुपये दे दो, तो ऑफरर कौन हुआ, ऑफरी कौन हुआ? ऑफरर इमाद हुआ, ऑफरी मैं हुआ, और मैंने इसकी चीज़ को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये हो जाएगी एक्सेप्टेंस। तो अब चूंकि पहले मैं भले ऑफरर था, डजेंट मैटर, नया ऑफरर बन गया इमाद, नया ऑफरी बन गया मैंने 15 रुपये पे इसकी चीज़ खरीदने की क्या दे दी, एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस के बाद इमाद बन गया प्रोमेजर, एक्सेप्टेंस के बाद रिवाइज करा रहा हूँ, एक्सेप्टेंस के बाद इमाद क्या बन गया, प्रोमेजर, मैं क्या बन गया, प्रोमिजी बन गया। ठीक है, उसके बाद चूँकि हमने 15 रुपये में डन कर दिया था, तो मैंने बोला इमाद भाई आओ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, अब पानी क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल है ना, तो हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, वो जो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और अगर मैंने इमाद को बोतल नहीं दी और मैं पानी खोल के सामने पी गया या मैंने ऐसे गिरा दिया, तो इमाद क्या कर सकता है, मुझ पर केस कर सकता है। ये तो मैंने बहुत छोटी सी मिसाल दी पानी की, ताकि चीज़ें समझ आएँ। इंशाल्लाह तुम लोग आगे जाके थोड़ी सी जब मुश्किल एग्जाम्पल पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आसानी से समझ आएगा और सॉल्व भी होगा। हवा आ रही है ना, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अहमद ऑफर टू सेल हिज लैपटॉप टू अली फॉर रुपीज़ 40,000। अली ने ऑफ़र की कि नहीं सिर्फ 35,000 दूंगा। अली की रिस्पॉन्स क्या है, एक काउंटर ऑफर है जिससे ओरिजिनल ऑफर क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, जो हमने अभी मिसाल में बखूबी समझ लिया है। सारा ने ऑफ़र किया कि अपना अपार्टमेंट रेंट पे देगी, जैन को 25,000 रुपये माहाना वसूल करेगी। जैन ने रिप्लाई किया नहीं 20,000 दूंगा। ये क्या है, ये भी काउंटर ऑफर है। एक क्लाइंट ने ऑफ़र किया एक फ्रीलांसर को, फ्रीलांसर पता है ना कौन होता है, जो कि फ्रीलांसिंग करता है, घर में बैठे काम करता है रिमोटली, सही है, खुद कमाता है, किसी के अंदर मुलाजमत नहीं करता। एक प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट ने ऑफ़र किया फ्रीलांसर को कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। फ्रीलांसर ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं मुझे तो 12,000 चाहिए। ठीक है, काउंटर ऑफर। तो इन तीनों की समरी क्या है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है, बोलो भैया कैंसिल हो जाती है। बड़े में किस टाइप आगे, एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर या प्रपोजल। अच्छा रिवाइज करना है पिछला रुक के, रीड करना है तो अच्छे से कर लो रीड। नोट्स तुम लोगों के पास अवेलेबल है, या मैं बढ़ जाऊँ आगे, बढ़ जाऊँ जी। मैं तुम्हें यहाँ तक नोट्स दिखा दे रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, यहाँ तक रुक के ना, नहीं बुक बाय नहीं करनी होगी क्योंकि बुक बनी नहीं है, बुक बाय कैसे करोगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है ऑफर एक्सेप्टेंस का। अच्छा मैंने कल ये ना अपडेट नहीं किया, इसके नीचे मैंने काफ़ी चीज़ें और ऐड कर दी हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि बस आप डाउनलोड नहीं करना, रीड ऑनली मोड पे पढ़ लेना, जब तक मैं बोलूँ ना सिग्नल ला दूँ कि डाउनलोड कर लो। बस इसके अंदर MCQs ऐड होना रह गए और कुछ सवाल के जवाब, तो बस मैं इंशाल्लाह वो कर दूँगा। तो सॉफ्ट कॉपी में तुम्हारे पास अवेलेबल है जी, हार्ड में नहीं होगा, हार्ड में इस सेशन में तो कम से कम नहीं आएगा। मैंने आपने पहली क्लास नहीं ली ना, ली थी, तो उसका जवाब क्यों नहीं बता। हाँ मैंने ये कहा था कि जो लॉ की कानून की ज़बान होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है, तो उसको पढ़ने के बाद आपको शायद ऐसा फील होने लगे कि आपको कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने ये भी साथ साथ कहा कि अगर आपको अपने दिल की तसल्ली करनी है तो आप अपने दिल की तसल्ली के लिए क्या कर सकते हो, वो किताब खरीद सकते हो, उसको सिर्फ इस हद तक इस्तेमाल कर सकते हो कि आप कंप्लीटनेस इंश्योर कर लो कि मैंने पूरी चीज़ें पढ़ाई हैं या नहीं पढ़ाई हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उससे याद करो, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें इतनी स्कैटर्ड हैं, कुछ चीज़ें रिपीटेटिव हैं। एक बात यहाँ लिखी हुई है तो दूसरी बात जो है ना वो कुछ हेडिंग छोड़ के आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो प्रिंट करा लो जी। नहीं सारी बुक एक साथ से भेजी, सारी बुक नहीं भेजी एक साथ। अभी मैंने चैप्टर नंबर मेरा 16 बना हुआ है, 17 बना हुआ है और 2 बन जाएगा। हाँ तो साथ साथ प्रिंट करा लो या तो, ठीक है, साथ साथ प्रिंट करा लो। चैप्टर बाय चैप्टर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो पहली दूसरी क्लास हो उसमें चैप्टर कंप्लीट मैं आपको दे दूँ ताकि आप उसको प्रिंट करा लो। अभी नहीं, जब आपका नाम क्या है, सही है, मानो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना मैसेज करके कि क्या चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। जैसे ही मैं सिग्नल दूँ हाँ हो गया है, प्रिंट करा लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्रिंट करा के हर चैप्टर का एक सेट बना लो। हमारे ज़माने में तो हुआ करते थे हैंड आउट हुआ करते थे, और वो धत्ते के धत्ते जो है ना वो घर में जमा करते थे। बुक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बुक्स का कॉन्सेप्ट हुआ है यहाँ पे जब मैं 2020 में आया हूँ, 21 में 21.5-22 के दरमियान ना बुक्स आना शुरू हुई हमारी। उससे पहले हैंड आउट थे, हर टीचर आगे अपना हैंड आउट देता था एक, चलो भाई हैंड आउट प्रिंट कराओ,
फिर वो बेचारा एक मजदूर आता था 300 बच्चों को एक हैंड आउट क्लास में बांटता था, और वो हमें फिर मेंटेन करना उसको बड़ा मुश्किल काम था। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है किताबें सब आ गई हैं, जदीद दौर में हम चले गए। चलो जी, ऑफ़र पढ़ा दिया था, दिखा भी दिया था, एक्सेप्टेंस भी दिखा दिया था, प्रोमिसर, प्रोमिसी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सिबिलिटी आज पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट भी आज पढ़ा है और इन्फोर्सिबिलिटी भी आज पढ़ा है, और ये वाली मिसाल हमने पढ़ ली है। अच्छा, जो मिसालें दे रहा हूँ कुछ नई मिसालें होती हैं और कुछ किताब से उठाई हुई यहाँ की मिसालें होती हैं, और जो आईकेक की किताब की मिसालें हैं वो इंशाल्लाह आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में टेस्ट हो जाएंगी। ऑफ़र, प्रपोजल, दोबारा ऑफ़र की बात करता है और फिर टाइप्स ऑफ ऑफ़र बताता है, स्पेसिफिक ऑफ़र, जनरल ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र। देख लो, नज़र घुमा लो, कोई चीज़ ऐसी परेशान करने वाली हो तो बताओ। फिर एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफ़र या प्रपोजल, यानी एक ऑफ़र को ऑफ़र कहने के लिए क्या चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है, वो कहलाती हैं हमारी एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफ़र। स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। चलो जी, एसेंशियल ऑफ एन ऑफ़र में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ रही है 2 पर्सन्स, यानी कि ऑफ़र का ऑफ़र होने के लिए कम से कम कितने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए? 2 बंदे, एक बायर होगा, एक सेलर होगा, ठीक है, एक प्रपोजर होगा और एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला होगा, ठीक है। क्या मैं ये अपने आप को कह सकता हूँ हुदैत भाई अगर तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लिए और तुम जो है वो इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए तो मैं तुम्हें जो है एक नया गेम दिलाऊंगा? मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी बात को एक्सेप्ट किया। पागल लगूंगा ना, अपने आप से बातें कर रहा है भाई, अपने आप को ही एक्सेप्टेंस दे रहा है। क्या पागल सब पागल समझेंगे ना, दुनिया पागल समझेगी। तो ऑफ़र का ऑफ़र होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? 2 बंदे। इमाद भाई ने कहा उदैत भाई अगर आप इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो मैं आपको एक PS5 की CD गिफ्ट करूँगा गेम की, जिसका नाम है ब्लैक मिथ वुकोंग, बंदरों वाला गेम, देखा है? तो वो खेलना है मुझे, लेकिन क्या क्या नहीं दिला रहे, उसने मना कर दिया यार, लेकिन मैं लूँगा, गेम तो ख़रीदना है। लेकिन मैं तो बोला अभी नहीं, अभी मैं 32 इंच पे खेलता हूँ, मतलब जब मैं 65 इंच पे आऊँगा ना फिर लूँगा, क्योंकि फिर उसका मज़ा आएगा उसके ऊपर। 32 पे मज़ा नहीं आता, 32 पे क्रिकेट सही है, और वो 4K भी नहीं है ना। हाँ ये है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो इमाद भाई ने मुझे कहा कि उदैत भाई अगर आप इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं तो मैं आपको एक गेम की CD दिलाऊँगा। तो ये क्या है? ऑफ़र। मैंने क्या कहा कि हाँ ठीक है, अगर मैंने अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया तो मुझे गेम की CD दिला देना है। ये क्या है? एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होने के लिए जो सबसे चीज़ पहली एसेंशियल है वो क्या है कि कितने लोगों के दरमियान होना चाहिए? 2 बंदों के दरमियान होना चाहिए, कम से कम 2 बंदे हों जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को आगे चला रहे हो। तो अली ने ऑफ़र की अपनी गाड़ी बेचने की अहमद को 5 लाख रुपए की, तो अली क्या है? ऑफरर। अहमद क्या है? ऑफरी। डन। नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये बात भी हमने आज की क्लास में आते ही कर ली। कौन सी, कहाँ पे की थी हमने वाली बात? ऊपर नहीं, देखो यहाँ, देखो यहाँ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या की थी बात? इन्फोर्सेबल में की थी। और क्या पढ़ा था? सोशल, मोरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यूजुअली डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो अगर आपकी इंटेंशन हो टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो ये ऑफ़र की दूसरी क्या है? एसेंशियल है। मैंने इमाद को कहा इमाद मैं तुम्हें जो है वो अपनी विटारा बेचने जा रहा हूँ और विटारा मैं तुम्हें बेचूंगा 35 लाख रुपए की, क्या तुमने मेरी ऑफ़र को कबूल किया? उसने बोला हाँ कबूल किया, आओ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें। इमाद ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरी इंटेंशन ही क्या है? लीगल रिलेशनशिप बनाने की। अगर मेरी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाने की ना होती तो मैं कभी इससे कॉन्ट्रैक्ट ही ना करता। क्या बात समझ आ रही है? हाँ आ रही है ना? चलो, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई और इंश्योरेंस अग्रीमेंट साइन कर लिया और वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी था। मेरी सोच क्या थी इसके पीछे? मेरी नीयत क्या थी कि कल को अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी तो मैं क्या चला जाऊँगा? कोर्ट में चला जाऊँगा और कहूँगा कि देखो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे एग्री किया था कि अगर मेरी विटारा जलेगी, राख हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई मसला होगा तो ये मुझे क्या देगा? इंश्योरेंस क्लेम देगा। अब देखो कोर्ट ये मुझे इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रहा, या मेरी नीयत ये थी कि बस इंश्योरेंस करा लेता हूँ, हुआ नहीं हुआ जाने दो। क्या मेरी नीयत ये थी? नहीं, मेरी नीयत क्या थी? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि अगर उसने फुलफिल नहीं किया तो मैं उसको कोर्ट में लेके जाऊंगा। बोथ पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग दे कैन टेक लीगल एक्शन इफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की नहीं, ऑफर की हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? इनिशियल्स। दो एसेंशियल्स हो गए, इनिशियल बोल रहा हूँ, 2 एसेंशियल हो गया। नंबर 1 क्या?
दो बंदों के दरमियान होना चाहिए। नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं क्लास में सारी चीज़ें याद करा दूँ। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि सर क्या ये सारी डेफिनेशन याद करनी होंगी। देखो ये डेफिनेशन नहीं है, पहली बात तो ये है हमारा एक सब टॉपिक एसेंशियल्स। लेकिन जो डेफिनेशन है ना वो हमारी कौन सी थी, ऑफ़र की थी, एक्सेप्टेंस की थी, काउंटर ऑफ़र की थी, स्पेसिफिक ऑफ़र की थी, जनरल ऑफ़र की थी। वो हमें क्या करनी है, याद करनी है। अब ऑफ़र एक्सेप्टेंस ऑफ़र की डेफिनेशन तो याद करनी है एज इट इज़, लेकिन जो काउंटर ऑफ़र है, स्पेसिफिक ऑफ़र है, जनरल ऑफ़र है, वो क्या है, समझ लिया काफ़ी है। समझ लिया, अगर सवाल आ गया तो आपने सॉल्व करना है। अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया, रिप्रोड्यूस करने वाला, तो आपने क्या करना है, रिप्रोड्यूस कर देना है, अपनी ज़बान में कर देना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई कॉमा फुल स्टॉप के साथ थोड़ी याद करनी है। सही है, बात समझ आ रही है। बढ़ जाए हमेशा साहब आगे। दो चीज़ हमने पढ़ ली हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि पढ़ाने का तरीका ये रखूँ क्लास में कि बातों के साथ साथ हम क्या कर लें, याद कर लें। कि अगर मेरी बातों के साथ साथ तुम्हारे जहन में 40-50% भी बैठ गया ना, और घर जाके तुमने इसको एक बार रीड कर लिया, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। और जब मैं चैप्टर ख़त्म करूं और मैं कहूं कि भाई साहब आपने इमाद भाई इसका क्विज़ देना है, और फिर आप क्विज़ की नीयत से दोबारा पढ़ने बैठे, इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा, फिर नहीं भूलते। क्या क्लियर है? बढ़ जाऊँ आगे। ऑफ़र जो है सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। डन। कैसे? चलो एक मिसाल देते हैं। मैंने जो है उनको कहा, आपका नाम क्या था? हानिया। मैंने हानिया को कहा कि मैं आपको लकड़ी की एक चीज़ बेचूंगा, तो क्या आप मुझे 15,000 रुपये देंगी? ये क्या है? ये कुछ क्लियर है, सर्टेन है, डेफिनेट है? हानिया ने कहा हाँ ठीक है 15,000 रुपये दूंगी। मैंने इसको लकड़ी का खिलौना दे दिया, तो क्या ये कोई मेरी सर्टेन थी ऑफ़र, डेफिनेट थी, टर्म्स एंड कंडीशंस कोई मेरी इसमें अग्रीड थी? मैंने बताया था मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ, कितने की दूंगा, कब दूंगा, वो कैसी दिखती है, क्या इसमें कुछ क्लियर था या वेग था? ये वेग था ना, मैं लकड़ी की एक चीज़ दूंगा, लकड़ी का खिलौना दे दिया। ठीक है, मैंने कहा कि अगर आप मुझे जो है वो 60,000 रुपये देंगी तो मैं आपको एक ज़बरदस्ती गाड़ी दूंगा। इसने मुझे 60,000 रुपये दिया और मैंने बच्चों वाली गाड़ी दे दी जिसमें बच्चे बैठे ड्राइव करते हैं, बैटरी लगती है। तो मैंने तो गाड़ी कहा था, लेकिन ये क्या सर्टेन था, डेफिनेट था या वेग था? ये बहुत वेग बात थी। तो ऑफ़र क्या होना चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। मैंने जी सू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा तो सू कर सकते हैं। क्या ऐसे तो ये ऑफ़र ही नहीं है ना। ऑफ़र होनी ही सर्टेन चाहिए, डेफिनेट चाहिए। तो कोर्ट बोलेगा भाई आपने ऑफ़र की थी, बोलेगा हाँ दिखाओ, कोर्ट बोलेगा सर्टेन ही नहीं है, डेफिनेट ही नहीं है। ठीक है, चलो जी। मैंने कहा ये रोलेक्स की जो है वो फर्स्ट कॉपी है, मास्टर कॉपी, आई डोंट नो, ये मैं जो है वो बेचूंगा आपको और मैं आपसे लूँगा 50,000 रुपये। तो क्या ये ऑफ़र सर्टेन और डेफिनेट है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको घड़ी दिखाई। ठीक है, मैंने कहा ये रोलेक्स है, ये फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी आई डोंट नो, लेकिन कॉपी ज़रूर है, ओरिजिनल मैं नहीं पहनता। ठीक है, और मैं आपको इतने की बेचूंगा, ये सिल्वर कलर की दिखती है। तो इमाद भाई ने इसको देखा, सब कुछ हाँ डन किया। तो क्या ये ऑफ़र सर्टेन है, डेफिनेट है? क्लियरली स्टेट करिए टर्म्स एंड कंडीशंस को, सब कुछ साफ बताया है। मैंने कहा ये मैं आपको लेनोवो T480 नहीं बेचूंगा क्योंकि फर्म का है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मेरा अपना नहीं है। अली ने ऑफ़र की टू सेल इस कार टू अहमद फॉर ₹5 लाख बाय द एंड ऑफ दिस वीक। द ऑफर इज़ क्लियर स्टेटिंग द आइटम, प्राइस एंड टाइम। वर्ल्ड तुमने मीम देखी है, कल सुबह 9:30 बजे अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो वो क्या है, क्लियरली बता रहे ना, सर्टेन है, डेफिनेट है कि कल सुबह 9:30 बजे अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो बड़ी मुश्किलों से मैंने तुम्हारे लिए टाइम लिया है। ये ऑफ़र बहुत कम लोगों को मिलती है। ठीक है, सर्टेन है, डेफिनेट है, टाइम भी है, जगह भी है, सब कुछ है। ठीक है, टाइम होना चाहिए ना कि मैं आपको कब बेचूंगा। अब मैं बेचूंगा कब? वो आया भाई बेचो, अरे मैंने कहा था बेचूंगा, हाँ सबर बेचूंगा। फिर आया 4 महीने बाद, भाई बेचूंगा, अभी बोला है ना बेचूंगा तो सबर कर जा। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब हम रिवोकेशन या टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफ़र की बात करेंगे तो हम उसमें स्टडी करेंगे इंशाल्लाह कि ऑफ़र एक रीज़नेबल टाइम के बाद खुद ही रिवोक हो जाती है ऑटोमेटिकली। एक रीज़नेबल टाइम अगर पास हो गया और वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुई या वो एग्जीक्यूट नहीं हुई ट्रांजैक्शन, तो वो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। डन। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफ़र का कम्युनिकेट होना बहुत बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने हानिया को कहा कि मैं इमाद को जो है ना वो अपनी मोटर बाइक बेचूँगा। इमाद को ये बात पता ही नहीं है। तो जिस बंदे को ऑफ़र की जा रही है उसको ये बात पता होनी लाजमी चाहिए। ठीक है, जिस बंदे को ऑफ़र की जा रही है उस बंदे को ये बात पता होनी चाहिए। इस पर आके अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस पूछा करता है। वो ये पूछता है कि एक बंदे की कोई चीज़ गुम हो गई, ठीक है, जैसे मेरी घड़ी गुम हो गई। मैंने इस क्लास में ऐलान किया
कि जो कोई मेरी घड़ी ढूंढ के लाएगा उसको जो है वो मैं 50,000 रुपये दूंगा। इमाद क्या होता, एसी की बात करने शायद से कि भाई एसी नहीं चल रहा क्लास का, इमाद था ही नहीं। अब हुआ ये कि सब ढूंढते रहे क्लास में, मुझे मेरी घड़ी नहीं मिली। बाद में इमाद को मेरी घड़ी मिल गई। इमाद ने बोला अरे तो हुदैत भाई की घड़ी है। इमाद आया मेरे पास, इमाद ने बोला हुदैत भाई आपकी घड़ी ये रही, ठीक है। तो बोला यार बहुत शुक्रिया यार तुमने मेरी घड़ी ला दी, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इसको घड़ी लगाया, ठीक है, और मैं चलता बना। इसको पता ही नहीं था कि इस घड़ी 50,000 रुपये का इनाम है। तो जब इसको पता ही नहीं था तो इस पैसे का वो हकदार नहीं हुआ। मैं खुशी से दे दूँ तो दे दूँ, लेकिन ना ये कोई ऑफ़र है ना कोई एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ऑफ़र की इस क्लास में बाआवाज़ बुलंद कि जो कोई मेरी घड़ी ढूंढ के लाएगा उसको 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, तो क्या ये ऑफ़र इसके कानों तक गई थी? नहीं। जब ऑफ़र ही कम्युनिकेट नहीं हुई तो एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती। क्या बात क्लियर है? कौन सा केस? इम्प्लाइड का पढ़ते हैं ना अभी। चलो जी, गलत हो जाएगा तो इसको तो ऑफ़र मिली ही नहीं ना। यहाँ हमने इमोशन से नहीं सोचना, यहाँ हमने इमोशन से नहीं सोचना, ठीक है। चलो जी, ओके। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हाउ टू कम्युनिकेट? या तो हम इसको जो है एक्सप्रेसिवली भी कम्युनिकेट करते हैं, और ये एम्प्लॉयड का केस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड वाली चीज़ से एक्सेप्टेंस थी कि एक्सेप्टेंस या तो एक्सप्रेसिवली भी होती है या तो एम्प्लॉयडली भी होती है। ये एक्सेप्टेंस की बात है, ठीक है। अच्छा, ऑफर हमने क्या करनी है? कम्युनिकेट करनी है। अली सेंड अ लेटर टू अहमद ऑफरिंग टू सेल हिज कार। द ऑफर इज कम्युनिकेटेड थ्रू अ रिटन लेटर मेकिंग इट वैलिड वंस अहमद रिसीव इट, ठीक है। तो ऑफर क्या करेगा? एक्सप्रेसिवली करेगा। अच्छा, ऑफर एम्प्लॉयड भी होती है, ये ऑफ़र की बात कर रहे हैं। ऑफ़र एम्प्लॉयड हो सकती है। ऑफ़र एम्प्लॉयड कैसे होती है? वही वाली बात कि जब मैंने गाड़ी रोकी खालिद बिन वलीद रोड पे, तो मेरी गाड़ी में वो शीशे साफ़ करने आ गया। ये क्या हो गया? एक्सप्रेस ऑफ़र हो गई, ठीक है। एक्सप्रेस सॉरी एम्प्लॉयड ऑफ़र कर दी उसने। हाँ, ये लीगल बन सकता है, हाँ गवाह हो तो, ठीक है। चलो जी, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अच्छा, फिर वो कहता है कि ऑफ़र कम्युनिकेट हो जाएगी, ड्यूली कम्युनिकेट हो जाएगी व्हेन इट रीचेस टू द पर्सन टू होम इट्स मेड। मैं कब समझूंगा कि मेरी ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई है? कब समझूंगा? जब इसके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी, जब मैं समझूंगा कि ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम लोगों को एक मैसेज किया, जो कोई मेरी क्लास में आएगा, आखिरी क्लास, जैसे मेरी आखिरी क्लास होती है ना सेशन की, जैसे मेरा लास्ट कमजोर का पहला बैच था, तो मैंने ऑफ़र किया। अच्छा, वैसे क्लास में ना बच्चे एंड में नहीं आते थे, वो बोलते थे सर रिकॉर्डेड दें, पढ़ना अभी घर पे रिकॉर्ड लेंगे। तो बच्चे शुरू में जज्बात में आते हैं और एंड में रिकॉर्ड पे चले आते हैं। तो मैंने जो है, मेरा पहला बैच था और बच्चों से बड़ा दिल लगा होता है मेरा कंपनी लोग है, तो मैंने कहा कि जो कोई मेरी क्लास में आखिरी क्लास में आएगा उसको लंच मेरी तरफ से होगा। क्लास भर गई, बच्चे ही बच्चे भाई। मैंने बोला यार ये तो पहले आते नहीं थे। अच्छा, मैंने ऑफ़र भी दे दी थी कि भाई मैं अच्छा खाना खिलाऊंगा। बच्चों ने बोला क्या? मतलब देखो तुम्हारे पास कबाबजीज़ फ्राइड चिकन का ऑफ़र है, अपना ऑफ़र है, अपना फ्रंटियर है, बताओ क्या खाना है? कबाबजीज़ फ्राइड चिकन मंगा लें। तो ये क्या थी? ये एक ऑफ़र थी। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छा बता के रहा था कि व्हेन इट रीचेस टू द पर्सन टू होम इट इज मेड। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज किया। अब जिसने रीड कर लिया उसको ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई, ठीक है। जिसने रीड कर लिया उसको ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल ऑफ़र। ऑफ़र कुछ कंडीशन के साथ भी अटैच हो सकती है। स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्या होंगी? कम्युनिकेट हो जाएंगी। अच्छा, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफरर लगाए तो उसे कहेंगे कंडीशनल ऑफ़र। अगर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर ही लगा तो बताओ उसको क्या कहेंगे? काउंटर ऑफ़र। शाबाश, कॉन्सेप्ट दिमाग में जगह पे पहुंच चुका है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर ने लगा दी, भाईजान गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ। अगली क्लास कौन सी है? सर आकाश की तरह मत की है। सर आकाश तुम्हें क्लास का ही नहीं पता, तुम बहुत शदीद नींद में हो। तो अगली तो सर आकाश की है ना? नहीं होगी? अच्छा, लो नहीं, अलग बात है। सही, ठीक है। तो कंडीशनल ऑफ़र क्या होती है कि ऑफ़र के साथ मैं कोई कंडीशन लगा दूं। मैंने क्या नाम था? मानूर। मैंने मानूर को कहा आप क्या मेरा इन्फिनिक्स नोट 40 लेना पसंद करेंगी, जिसका कैमरा है 108 मेगापिक्सल, जो इस वक्त मिंट कंडीशन में है, जिसका प्रोटेक्टर मुझसे थोड़ा सा चटक गया है, और ये मैंने लिया था 48,200 रुपये का। चूँकि मैंने इसको 1 महीना चला लिया है, थोड़ा सा रफ भी हो गया है, तो अगर आप ये मुझसे 40,000 का ख़रीदना चाहती हैं तो काइंडली मेरे अकाउंट में कल जो है वो 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दें, और ये आपने जमा कराना है मीज़ान बैंक में। ये क्या है? ऑफ़र के साथ एक कंडीशन लगा दिए, कंडीशनल ऑफ़र। अच्छा,
महानूर ने कुछ भी नहीं कहा, सुन के ना ऐसे करके चली गई, एक्सेप्टेंस भी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, बस चले गए। अगले दिन मेरे अकाउंट में मैसेज आया कि ₹10,000 क्रेडिट फ्रॉम मानूर इन योर अकाउंट इन दिस ब्रांच, और बैलेंस आपका ये है। ये क्या थी? ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। और जो मैंने ऑफ़र की वो क्या थी? कंडीशनल ऑफ़र। ठीक है, अब मैंने जो है इमाद को कहा कि मैं तुम्हें अपना ये वाला लैपटॉप बेचूंगा। ठीक है, ये लैपटॉप बेचूंगा ₹25,000 में। इमाद ने कहा कि यार लैपटॉप का बैग भी साथ मिल जाए ना, क्या ही अच्छा हो जाए। ये क्या है? काउंटर ऑफ़र। मैंने इमाद को कहा कि मैं तुम्हें अपना घर जो है वो किराए पे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करोगे तो ही दूंगा, वरना ही दूंगा। ये क्या है? कंडीशनल ऑफ़र कि तुमने मेरे घर का ख्याल करना है। अक्सर औक़ात आपने रेंट में देखा होगा कि जब फैमिलीज़ को रेंट पे दे रहे होते हैं तो वो बड़ी एक चीज़ नोट करते हैं, क्या? बड़ी फैमिली छोटी फैमिली है। छोटी फैमिली को ना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे लोग हैं, क्या क्या गंदा करेंगे। जो बड़ी फैमिली होती है ना कि भाई 3 भाई मिल के रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो हमने भी एक घर रेंट पे लिया था, तो जब बीच में मेरा विजिट हुआ ना उस घर पे, तो उनके बच्चों ने जो है वो कलरिंग वलरिंग सब भाई दीवार पे की हुई है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसी कंडीशंस लगा दी जाती हैं ऑफ़र के साथ कि जो इसको एक्सेप्ट करोगे तो ही वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हो आप, वरना नहीं करोगे। यानी कि अपना उसको कंडीशन सब में एक्सेप्ट करना है। क्या ये बात समझ आती है? अली ने ऑफ़र की अहमद को। अच्छा, ये जो अली और अहमद तुम बोलोगे यार ये बार बार गाड़ी को पीछे आ रहा है एग्जाम्पल में, तो वो एक बेस एग्जाम्पल बनी हुई है ऊपर कि अली ने अहमद को कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख में गाड़ी बेचूंगा। अली ऑफरर, अहमद ऑफरी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अली प्रॉमिसर, अहमद प्रॉमिसी। अब इसमें काउंटर ऑफर भी आ रही है, अली और अहमद में ही आ रही है, कंडीशनल ऑफर भी इसी में आ रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें वो इसी एक मिसाल में कनेक्ट हो रही हैं कि अगर अब ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, तो एक एग्जाम्पल है और वही चल रही है। अली ने ऑफ़र की अपनी गाड़ी बेचने की अहमद को 5 लाख रुपए में, लेकिन अगर अहमद 10 दिन में पेमेंट कर दे तो ही। दिस ऑफर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 10 डेज। अगर 10 दिन में पेमेंट होगी तो फिर क्या होगा? तो ही ट्रांजैक्शन एक्सीड होगी, वरना नहीं होगी। डन। बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसका मैं एक अरसे से इंतज़ार कर रहा था, इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। इसको ज़रा ऐसे ही रीड करो इस माइंड मैप को और बताओ कि तुम्हें इससे क्या समझ आता है। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, चाय तो पीनी है। बस ये कॉन्सेप्ट करेंगे, क्लास ख़त्म करेंगे। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि नीचे क्वेश्चन आ गए जो आपको होमवर्क में दिया जाते हैं। इंटरेस्टिंगली एक होती है ऑफ़र, एक होती है इनविटेशन टू एन ऑफ़र। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि इनविटेशन टू एन ऑफ़र को ऑफ़र ना समझ बैठना। क्या? इनविटेशन टू एन ऑफ़र को ऑफ़र ना समझ बैठना, ये इनविटेशन टू ऑफ़र है, ऑफ़र नहीं है। अब तुम कहोगे यार ऑफ़र क्या है? ऑफ़र तुमने पढ़ ली। इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है? ऑफ़र एक्सेप्ट करने का इन्विटेशन नहीं, ऑफ़र देने का इन्विटेशन। कैसे? अब मैंने तुम्हें ना एक फ़िक्स प्राइस वाली मिसाल दी थी और कहा था इसको याद रखना, दूध वाली, कि 120 रुपये फ़ी लीटर दूध है, फ़िक्स प्राइस है, कोई बार्गेनिंग नहीं है। ये क्या है? ऑफ़र है। ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है, क्योंकि इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश की जगह मौजूद नहीं है। जी, जनरल ऑफ़र है। ठीक है, जनरल ऑफ़र है। 120 रुपये फ़ी लीटर दूध है, ये जनरल ऑफ़र है कि जो भी 120 रुपये ला के देगा हम उसको दूध दे देंगे। इसमें कोई बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ये क्या है? ऑफ़र, जनरल ऑफ़र। अगर दूध दुकान के बाहर लिखा होता कि दूध 120 रुपये फ़ी लीटर लेकिन नेगोशिएशन की गुंजाइश है, तो ये क्या है? ये इनविटेशन टू एन ऑफ़र है, जिसमें आप प्रजा को, अवामुन्नास को, पब्लिक एट लार्ज को दावतनामा दे रहे हो कि आओ टेबल पे बैठो, मुझे ऑफ़र दो, मुझसे बात करो। मैंने ARTT के बाहर लिखवा के लगवा दिया एडमिशन्स ओपन। ये क्या है? क्या ये ऑफ़र है या इनविटेशन टू ऑफ़र है? ये इनविटेशन टू ऑफ़र है। क्यों? क्योंकि मैं चलती फिरती आवाम को अपनी तरफ राग़िब कर रहा हूँ कि वो आएँ, काउंसलिंग डिपार्टमेंट में बैठें, मैडम के पास जाएँ और कहें कि आप क्या क्या पढ़ाते हैं? आप CA करवाते हैं क्या? आप ACC भी करवाते हैं? अच्छा, आप CA करवाते हैं तो मुझे जो है वो सर अहमद की क्लास में CMA में एडमिशन लेना है, आप मुझे फ़ीस बता दें और टाइम टेबल बता दें। ये क्या है? अब ये नेगोशिएशन चल रही है।
ठीक है। और यहाँ तो ऑफ़र होती ही नहीं है, यहाँ चलते ही बात काउंटर ऑफ़र पे। यहाँ फ़ीस कोट की जाती है जनाब, लेट से 21,000 रुपये फ़ीस है, ये क्या है? ऑफ़र। सर पैसे नहीं है सर, बड़े हालात ख़राब हैं सर, आईफोन 14 भी बड़ी मुश्किलों से पैसे जोड़ के लिए, अभी बहुत हालात ख़राब है करके, ठीक है। बच्चे डिस्काउंट लेने आते हैं और हाथ में आईफोन फुल टॉप अप किट भाई, और वो डिस्काउंट के लिए आ रहे होते हैं। तो मतलब अल्लाह माफ़ करे, जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं। तो पहले तो हम जज करते थे कुछ पैरामीटर से, जैसे बिजली का बिल वगैरह देख लिया, अब तो बिजली का बिल भी इतना आ गया कि हर गरीब आवाम का भी बेचारे का हाल बुरा हुआ है। लेकिन खैर बात चल रही थी हमारी इन्विटेशन टू एन ऑफ़र की, कि अगर मैंने क्लास के बाहर लिख के लगा दिया कि एडमिशन आर ओपन इन सी है कैंपस के बाहर, तो ये क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। लेकिन अगर मैंने लिख के लगा दिया कि अपना अकाउंट स्टैक बोल रहा हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस स्टार्टिंग बाय अहमद रज़ा मीर ऑन दिस एंड दिस डेट, दिस एंड दिस टाइम, दिस एंड दिस प्राइस इज़ फिक्स्ड, ठीक है। जैसे मैं वो आज़ादी डिस्काउंट आता है, डिफरेंट डिस्काउंट लगाया था, वो क्या था? वो ऑफ़र थी, इन्विटेशन टू एन ऑफ़र थी? वो ऑफ़र थी, क्योंकि प्राइस फिक्स थी। क्या पता एग्जामिनर इसमें खेले कि प्राइस फिक्स है एक जगह प्राइस फिक्स नहीं है। अब वो बोले बताओ कौन सी ऑफ़र है, कौन सी इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है, उसमें ऑफ़र और ऑफर कौन है ज़रा ये बताओ, तो पहचान लोगे। जहाँ प्राइस फिक्स है वो क्या है? ऑफ़र है, फुल एंड फाइनल ऑफ़र है ना, ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है, ठीक है। बकरीद में हाँ, एडमिशन वाले एग्जाम्पल में ऑफरर होगा जो बंदा आया है नेगोशिएशन करने के लिए कि मैं ये कोर्स ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बेचेंगे? उसने कहा हाँ मैं तुम्हें बेचूंगा। बात समझ आती है? चलो अगली मिसाल, बकरीद के दिनों में आपने देखा होगा कि एक अनाउंसमेंट लगी होती है दुकानों के बाहर, क्या? गोश्त आपका, जायका हमारा। वो क्या है? अब वो ऑफ़र है या इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है? हाँ सही है। और मैंने कहा कि आप बात करनी थी ना, मसरूफ़ थे थोड़ा सा आप लोग, तो मैंने कहा कि बकरीद के दिनों में दुकान के बाहर लिखा हुआ होता है कि गोश्त आपका, जायका हमारा। क्या ये ऑफ़र है या इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है? इन्विटेशन टू ऑफ़र है। शाबाश। क्यों? क्योंकि ऑफ़र की एक एसेंशियल हमने पढ़ी है, वो वायलेट हो रही है। सर्टेन और डेफिनेट, बेहतरीन, शाबाश। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है अब मुझे ना, वो बन रहा है मोमेंटम बन रहा है पढ़ाने का, ठीक है, क्योंकि चीज़ें समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है, पार्टिसिपेशन भी हो रही है। क्योंकि ऑफ़र होने चाहिए सर्टेन एंड डेफिनेट। इन्विटेशन टू ऑफ़र में मैं सिर्फ लिख के लगा दिया गोश्त आपका, जायका हमारा। अब भाई कौन सा गोश्त? बकरे का गोश्त, बड़े का गोश्त, छोटे का गोश्त? हाँ, जायका कौन सा? टिक्के बनाते हो, मलाई बोटी बनाते हो, ठीक है, रोज़ बना के देते हो उसका, ठीक है, क्या क्या बना के दे रहे हो, ठीक है। आप कोई हांडी वांडी बना के दे रहे हो हमारी, उससे क्या बना के दे रहे हो भाई? कि पाए वाए ला दूंगा तो वो भी तो हमारा गोश्त है, तो क्या मतलब क्या जायका दे रहे हो? तो वो एक वेग सी स्टेटमेंट है। तो वो क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है कि अब मैं जाऊंगा और कहूँगा कि हाँ यार मुझे बीफ बिरयानी बनवानी है, मुझे बीफ पुलाव बनाना है, रिवाद वाला गोश्त मेरे पास है, तो ज़रा मुझे बताओ कि क्या तुम एक्सेप्ट करते हो मेरी ऑफ़र को? तो ऑफ़रर मैं हूँगा और ऑफरी कौन होगा? वो दुकान वाला होगा, ठीक है। कपड़े की दुकान के बाहर जो है वो सेल लग गई, जैसे आज दिन तुमने देखा होगा अभी बीच में H&S पे लगी हुई थी, H&S पे लगी हुई थी ना, H&S पे टूट गए थे लोग, H&S के बाद ही ड्रीम बाज़ार वाला इंसिडेंट हुआ है। या इवन कोई गुल अहमद वाले या आइडियाज़ वाले प्राइस इन्फ्लेट करेंगे पहले 50% से, फिर 20% डिस्काउंट ला के बोलेंगे फॉर वुमेन्स ऑफ, और सारी वुमेन चली जाएंगी भाई अपने शौहरों को लेके, भाइयों को लेके, बेटों को लेके। वो बेचारे गरीब बाहर जो है ना ऐसे मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे और अंदर जो है ना वो औरतों का रश लगा हुआ होगा, ठीक है। वो क्या है? जनरल ऑफ़र, ठीक है। अगर उसने प्राइस फिक्स कर दी तो क्या है? जनरल ऑफ़र। और अगर उसने बोल दिया कि जो है जनाब कि प्राइस आर नेगोशिएबल, जैसे तुमने अक्सर औकात देखा होगा कि जो बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं, मार्ट्स होते हैं, इससे प्राइस नेगोशिएबल नहीं होती, आप पिक करा आपने डन कर दिया। लेकिन ली मार्केट हो गई, जैनब मार्केट हो गई, लियाकत मार्केट हो गई, तो इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादातर काम चला होता है नेगोशिएशन पे, ठीक है। अम्माओं के साथ कभी जाने का इत्तेफाक हो ना शॉपिंग पे, तो वो बोलेगा भाई एक चीज़ है 2800 रुपये की, अम्मी बोलेंगी 600। तो मैं उस पॉइंट पे कसम से बोलता हूँ अम्मी मैं आपके साथ नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं दुकानदार को बोलता हूँ भाई मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं मुझे थोड़ा सा अलग ट्रीट करना कि भाई मार पड़ जाए यार। तो बाकी भाई अच्छा, लेकिन एक बरकत होती है भाई इनकी नेगोशिएशन में भी कि वो जब 600 पे बोलती है ना तो वो 800 में सौदा टूट जाता है। वो कहाँ वो 2-2.5 से शुरू करता है, लेकिन वो कहाँ 1000-1200 में मान जाता है। तो हाँ हाँ, सब्जियों वगैरह में भाई ऐसा ही है। मैं तो नेगोशिएट नहीं करता, आपस की बात है। मुझे बोलता है भाई कितने पैसे हुए, बोलता है इतने। घर पे आके सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है, कोई चीज़ मंगाती है अम्मी कितने की लाए, पता नहीं, क्यों पैसे नहीं पूछे थे, नहीं उसने बोले थे वो मैंने निकाल के दे दिए भाई,
तो मुझे याद नहीं रहता भाई ऑनेस्टली। या अक्सर औकात कभी जाके कार्ड से पेमेंट करनी होती है, किसी मार्ट से कोई चीज़ ले ली तो बस उठाई, बिल बना, कार्ड पेमेंट कर दिया। कौन, हाँ कार्ड पे फिक्स ही होता है। एक और बड़ा गेम होता है वैसे। अच्छा मैं गेम के अलावा बताऊँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इन्विटेशन ऑफर कंप्लीट करता हूँ और फिर एक नसीहत करके क्लास बंद करते हैं, तो हमारी सवाल होने वाला है। अच्छा, a person invite others to make an offer, this invitation shall not be considered an offer, the response by the other person is offer not acceptance। a shop advertising a sale of ₹50,000, ये ऑफर नहीं है बट इनविटेशन है कि आओ लैपटॉप खरीद लो। रेस्टोरेंट ने लिस्ट प्राइस जो है ना वो लगा दी, तो ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। क्यों? क्योंकि अब मैं ऑफर दूंगा। उसने भाई, मैं गया स्टोव क्लब पे, गुलशन के हो ना मिसाल अभी रिलेट कर सकते हो, स्टोव क्लब पे गया, स्टोव क्लब पे गया, मैंने उसका मेन्यू कार्ड लिया, मेन्यू कार्ड में 2 हांडी आ रही थी, एक स्टोव क्लब की स्पेशल आ रही थी मखनी वाली वाइट वाली, ठीक है, जिसमें वो चीज़ डाल के देता है मज़ेदार, और दूसरा उसकी थी लाल वाली हांडी। तो वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर है। क्यों? क्योंकि अब मैं मेन्यू कार्ड पे बोलूँगा कि यार जो वाइट वाली मखनी हांडी ना ये ज़रा एक फुल कर दो, तो ये क्या है, प्राइस फिक्स है, लेकिन 2 उसने चीज़ें दी हुई हैं और पूरा मेन्यू कार्ड दिया हुआ है, तो उसमें चपली कबाब भी है, उसमें चरखा भी है, उसमें मंदी भी है, उसमें प्लेटर भी है, सब कुछ है। ये क्या है कि मैं आपको एक दावतनामा दे रहा हूँ कि मुझे आके ऑफ़र दो, ये इन्विटेशन वाला ऑफ़र है। एन ऑक्शनियर, नीलामी वाला, नीलामी ने अपनी गाड़ी का ऐलान किया कि मैं अपनी गाड़ी जो है ना वो दे रहा हूँ किस पे, बिड पे, ठीक है, आओ बिड लगाओ, आओ बिड लगाओ, आओ बिड लगाओ। बोलियाँ लगती हैं, बोलियाँ लगती है ना, वो जो तुमने देखा होगा भी अपना, मैंने देखा था कौन सा आईपीएल की बिड देखते हो। मैं आईपीएल में से इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, लेकिन मैं उसको सनराइजर हैदराबाद की वजह से देख रहा था, ठीक है। वो तुमने एक बड़ी रील देखी होगी कि काव्या मरान के ऊपर ना वो इन्वेस्टर्स हंस रहे थे दूसरी टीम वाले, कि जब पैट कमिंस के ऊपर बिड लग रही थी ना, तो बिड लगती गई लगती गई लगती गई लगती गई लगती गई, आखिरी में आके सबसे बड़ी बिड जो है ना वो काव्या मरान ने दी थी, मेरे ख्याल 190 करोड़ या 200 करोड़ रुपये की बिड दी थी। तो जो बाकी मुंबई इंडियंस वाले थे वो हंस रहे थे उसको देख के। तो वो क्या है, क्या वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? काव्या मरान ने क्या किए, ऑफर किए। और जो वो पैट कमिंस की तस्वीर लगी हुई कि जिसको खरीदने 190 करोड़ रुपए में, मतलब नीलामी पे लगा हुआ है, काव्या मरान बोल रहा हूँ, पैट कमिंस, कि जिसने खरीदना है इसको वो इतने पैसे बिड करता रहे, तो वो नीलामी चल रही, वो क्या है, इन्विटेशन टू एन ऑफर। और जो वो काव्या ने उसको खड़ा किया, भाई 190 मिलियन की ऑफर है मेरी, तो वो क्या है, ऑफर। अच्छा चलो जी, इस क्लास को हम यही तक रखते हैं, हम देते हैं एक छोटा सा होमवर्क। कराना तो क्लास में था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं इसको दे दूँ आप लोगों को होमवर्क, तो अगर मैं होमवर्क दूंगा तो कर लोगे, फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूँ। छोटे से सवाल हैं। सबसे पहले सवाल है कि क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है इन सिनेरियो में, ज़रा आप क्या कर दें, इंदराज कर दें। तो ये होमवर्क का है हमारा लेक्चर नंबर 2 का, ठीक है, होमवर्क है लेक्चर 2 का ये वाला सवाल भी, और होमवर्क है लेक्चर 2 का ये वाला सवाल भी। कल भी इंशाल्लाह क्लास रखेंगे, वो मसले वाली बात नहीं है। 2 सवाल करोगे, 3 करोगे? 2 करोगे, 3 कर लेंगे, कितने? हाँ कितने? 2 कर लोगे? चलो एक काम करते हैं कि करने तो तुमने तीनों डिस्कस करना है ना, तो मैं आप लोगों को ना ये 3 सवाल होमवर्क में देता हूँ, आप लोग करके लाओ, रिटन में अटेम्प्ट करना। रिटन में 1 करो, लेकिन करो, हाँ यस नो करके नहीं, ड्राफ्ट करके लाना, आंसर अच्छे से लिख के आना है जी। देखो ऊपर वाले को जितना आंसर बनता उतना बनेगा, 1-2 लाइनों को बनेगा मैक्सिमम। ये कितने? 4 नंबर, तो लिखना उस हिसाब से। ये कितने का नंबर नहीं लिखे हुए इसके, लेकिन देख लेना कि जो जितना आंसर कर सको, जो जिसमें तुम्हारी बात कम्युनिकेट हो जाए। अब देखो ये पूछना ना, जैसे बच्चे पूछते हैं मेरे से कितने पेज का आंसर लिखना चाहिए एग्जाम में, इंटर बोर्ड में पूछते हैं ना कितने पेज का आंसर लिखें, तो ये एक बड़ा अजीब सा सवाल होता था। क्यों? क्योंकि अब हमें बड़ों के पता चला कि अगर आपने अपनी बात आधे पेज में पूरी कर दी है तो ठीक है, यू आर गुड टू गो। अगर एक बंदा 1.5 पेज लिख के अपनी बात पूरी नहीं कर सके तो फायदा उस 1.5 पेज लिखने का। तो जितने में तुम्हारी बात पूरी हो जाए वो तुम्हारा आंसर होना चाहिए, कि तुम्हारे हर पॉइंट कम्युनिकेट होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के मार्क्स होते हैं, लाइनों के मार्क्स नहीं होते। क्या बात क्लियर है? चलो बाकी नसीहतें अगली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। नसीहत से मुझे बस एक याद आ गई थी, अगली क्लास में याद दिलाना तुम लोगों को मैं ग्रेजुएशन के बारे में कुछ बताऊँगा, कि अभी तुम लोगों का कैफ लेवल का स्टार्ट है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर मैं कोई ऊपर का पेपर पढ़ाऊँ ना, पीआरसी या कैफ का, तो उनको समझाऊँ कि भाई इट इज़ द राइट टाइम कि आप किसी डिग्री प्रोग्राम में ना एडमिशन ले लो 2 साल की, जैसे बीकॉम होता है या एडीसी होता है, तो एडीसी में एडमिशन ले लो, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ले लो, लाजमी ले लो।
क्योंकि मैंने जो है ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कब करवाएंगे मुइज़ अहमद जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये अभी मैंने आज क्लास में अगर आप स्टार्ट से थे तो आपने देखा होगा कि मैंने होमवर्क की डिस्कशन की थी। तो वो क्या है, मैंने ड्राफ्टिंग को डिस्कस किया कि देखो इस तरह से आपने आंसर लिखना है, और जो बच्चे सवाल चेक करके लाएंगे तो वो मैं जो है वो उसको सॉल्व करवाऊंगा क्लास के अंदर, बताऊंगा भाई देखो इस तरह से आपने अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो बाकी ऐसा ड्राफ्टिंग एक सिर्फ हुआ है कि हम जो है ना वो ड्राफ्टिंग बड़ी मुश्किल चीज़ है, ड्राफ्टिंग नहीं होती है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फेयर है, फतूर है। यकीन मानो कि अगर क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लास में जो मैं बातें कर रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग में पूरी उतरी हुई हैं, तो फिर ड्राफ्टिंग तुम्हें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से नहीं डरा सकती, वो निकल जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं खड़ा हूँ साथ में इंशाल्लाह, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात चल रही डिग्री प्रोग्राम की, तो एडीसी में एडमिशन ले लो, अगले 2 साल बाद दुआएं दोगे और फिर आगे जाके ना फर्दर 2 साल की ग्रेजुएशन कर लेना तो बीबीए हो जाएगा। मैंने बीकॉम किया बड़ा लेट, 3 साल में जाके किया है, वो उसकी भी एक लंबी कहानी है, अगली क्लास में बताऊँगा कि 3 साल में मेरा बीकॉम क्यों हुआ, याद दिलाना। तो गॉसिप हमें जो है ना वो टॉपिक मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इसी अपनेपन के साथ अगली क्लास में मुलाकात होती है। लेकिन बस एक याद चीज़ याद रखना, मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसको ख़राब नहीं करना। मेरा मूड ख़राब होता है सिर्फ एक बात से, होमवर्क करके नहीं लाते हो। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ ना तो मुझे भी सामने से ना एफर्ट्स चाहिए। किस बात की? होमवर्क करके ले आओ, पढ़ लो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ हिलाने के साथ साथ वक्त पे लेते रहिएगा। इसी अपनेपन के साथ अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।